अभी इधर बीच मौसम की खराबी की वजह से क्लासेस में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। इंटरनेट की वजह से हमने जो कंपनी है उस पर कंप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है कि वो प्रॉब्लम अभी दूर हो जाएगी एक दो दिन में। लेकिन आज का प्रॉब्लम है कि आज लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो आज रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल पा रही हैं इस वक्त जब आप ये देख रहे होंगे। तो हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। हम लोगों ने जो देखना स्टार्ट किया हुआ था, रिजर्वेशन पॉलिसी हम लोग देख रहे थे। रिजर्वेशन पॉलिसी में हम लोगों ने रिजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को देखा था। हमने कहा था वहाँ पर कि पहला, अगर 4S के माध्यम से देखें तो पहला 4S में S है सोशल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर डिप्राइव्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाना इसका पर्पस था। दूसरा एस था सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में उनके एंगेजमेंट को बढ़ाना था। और तीसरा सोशल जस्टिस, कि जहां मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ उनको जोड़ना था। और चौथा सोशल डेमोक्रेसी, यानी कि अपनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बिल्ड करने की कोशिश करना, वो भी रिजर्वेशन के जरिए किया जा रहा था। तो हमारा जो पर्पस था रिजर्वेशन पॉलिसी का वो इन 4S के जरिए हम समझ सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात करना शुरू किया कि रिजर्वेशन जो कैसे आया, क्या उसका इवोल्यूशन यहाँ पर था। तो आज़ादी के समय संविधान सभा में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रहे थे तो ये माना जा रहा था कि यहाँ पर अभी बहुत से ऐसे कम्युनिटी हैं जो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस के शिकार हैं। और हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस की वजह से उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी समान अवसर नहीं है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप में इतने ज़्यादा वो पिछड़े रहे हैं, इतने ज़्यादा मुख्य धारा से कटे रहे हैं, शोषित रहे हैं कि न तो उनके अंदर का कोई आत्मविश्वास इस तरीके का है और न ही समाज की एक्सेप्टेंस इस तरीके की है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये मेंशन कर देना कि राइट टू इक्वलिटी यूनिवर्सल है, सभी के लिए है, ये सफिशिएंट नहीं होगा। अगर हमें सोसाइटी को वाकई हमें बनाना है इक्वल, तो हमें इसके लिए जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट करने होंगे। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कुछ और पॉलिसीज बनानी होंगी, उनके लिए कुछ स्पेशल जो है प्रोविजन लाने होंगे, यानी उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना होगा। तो रिजर्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये सकारात्मक भेदभाव का एक तरीका होता है जिसे हम आरक्षण कहते हैं। और यह कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन इसका पर्पस वह प्रिविलेज देना किसी को नहीं है, बल्कि इसका पर्पस कुछ लोग जो अनइक्वल हैं उन्हें अदर लोगों के कंपेयर में उनको इक्वल बनाने की कोशिश करना, यानी उस दिशा में उनको लेकर जाना। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के एक टूल के रूप में रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस के एक टूल के रूप में रिजर्वेशन यहाँ पर लाया गया। शुरुआत में हमने कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ वहाँ पर मिलना स्टार्ट हुआ। और बाद में जब देखा गया कि कुछ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में अदर जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनकी भी मांग चल रही थी रिजर्वेशन की, तो वहाँ पर आर्टिकल 15(4) के थ्रू सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके लिए स्टेट को एम्पावर्ड किया गया, स्टेट को इनेबल किया गया कि राज्य का यह प्राधिकार होगा कि वह इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, बाकी कुछ भी कर सकता है। आगे चलकर इसको क्लियरिटी दी गई तब जब आर्टिकल 15(5) में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन क्लियरली जो है वहां पर प्रोवाइड करने की बात की गई। और ये 15(5) शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। यह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन यानी स्पेशल प्रोविजन की बात की गई थी, ये सरकारी स्कूलों के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ वो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लेवल पर भी ये बात कही गई थी। आगे चलकर इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% के रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 लाया गया। ये तो था पहला एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन का प्रोसेस था। दूसरी तरफ हमने बताया कि आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वेलिटी की बात करता है। ये स्पेसिफिक आर्टिकल है, ये केवल और केवल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए डील करता है आर्टिकल 16। इसमें पहले तो बोला गया इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सभी के लिए। आर्टिकल 16(2) में उन ग्राउंड्स को भी बताया गया जिनके आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 7 ग्राउंड्स दिए गए और कहा गया कि इन ग्राउंड्स पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा।
लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया होने चाहिए जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में, अफर्मेटिव एक्शन के रूप में होने चाहिए, और डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए या जो भी ऐसे एक्सक्लूडेड क्लासेस हैं सोसाइटी के, बहिष्कृत लोग हैं, उनको लाने के लिए। तो आगे के कुछ आर्टिकल में इस तरीके का प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में बोला गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ वो डोमिसाइल को यानी रेसिडेंट को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना सकती है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जॉब प्रोवाइड करना है तो वहां पर उस स्टेट के रेजिडेंट को प्रायोरिटी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा तब किया जाएगा जब पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू अलाउ किया जाए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में वह रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसमें बोला गया है कि वहां पर रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया जा सकता है फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस टर्म जो था वो वेल डिफाइंड नहीं था। शुरुआत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन अदर जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। उसका एक वजह था कि वो डिफाइंड नहीं थे कि कौन होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो डिफाइंड थे पहले से ही। इसके लिए 1955 में काका कालेलकर कमीशन आया और उन्होंने कास्ट को बेस बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग बैकवर्ड कास्ट हैं वही लोग बैकवर्ड क्लास हैं, और इसी आधार पर कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन देने की बात की गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आगे चलकर बालाजी बनाम मैसूर केस में, मैसूर स्टेट केस में कोर्ट ने यह भी डिसीजन दिया कि 50% से अधिक जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, अपर लिमिट 50% होगा। दूसरा डिसीजन ये भी दिया गया कि कास्ट एक डोमिनेंट फैक्टर है रिजर्वेशन देने का, लेकिन होल सोल क्राइटेरिया केवल और केवल कास्ट नहीं होना चाहिए। यानी बैकवर्डनेस का एक फॉर्म है कास्ट, अदर फॉर्म भी बैकवर्डनेस के होते हैं, उनको भी कंसीडर करना चाहिए। इस केस में जुडिशरी ने एक और बात बोली कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया होल सोल या डोमिनेंट क्राइटेरिया या ओनली क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन का पर्पस पॉवर्टी इरिडिकेशन नहीं है, जॉब प्रोवाइड करना नहीं है, इसका कुछ और बड़ा इसका मकसद होता है। तो ये बालाजी बनाम मैसूर राज्य केस में कोर्ट ने ऐसा बोला। आगे चलकर 1977 में जब जनता पार्टी सरकार आई तो 78 में मंडल कमीशन को स्टेब्लिश किया गया। मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिया में लगभग 52% पॉपुलेशन व अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है, और ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं केवल हिंदू सोसाइटी में नहीं है, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर रिलीजियस ग्रुप में भी वह बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने वाले लोग। मंडल कमीशन ने 3 डायमेंशन वहां पर लिए, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, यानी सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और बैकवर्डनेस का मतलब है तीनों तरीके का बैकवर्डनेस, केवल एक तरीके का बैकवर्ड नहीं। अगर कोई ग्रुप सोशल बैकवर्डनेस का शिकार है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का शिकार है और साथ ही साथ एजुकेशनल बैकवर्डनेस का शिकार है, तो ही उसे अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में रखा जाएगा, ऐसा उनका कहना था। और इस क्राइटेरिया पर 52% पॉपुलेशन को उन्होंने यहां पर इंडिया में देखा। अब नियम तो ये कहता था कि रिजर्वेशन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट वहां पर प्रोवाइड किया जाए, लेकिन बालाजी मैसूर केस में जैसा पहले ही कहा गया था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी रिकमेंड किया गया। और 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने वह 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, और कुल मिलाकर यह रिजर्वेशन जो है वह सरकारी नौकरियों में 50% के लगभग पहुंच गया। आगे चलकर हमने बात किया था कि नरसिम्हा राव सरकार ने यहाँ एक और कदम उठाया। उन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 10% रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया, और ओबीसी कम्युनिटी में जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे उन लोगों को रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर कर दिया। ये मामला फिर पहुंचा कोर्ट के पास इंदिरा साहनी केस में। इंदिरा साहनी केस या मंडल केस में फिर से जुडिशरी ने बोला कि अपर लिमिट जो रिजर्वेशन का है वो 50% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इसीलिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए देने की बात की गई थी, उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो एक तो वो कंसेप्ट वहां पर खत्म हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है फॉर ओबीसी क्लास, उन्होंने कहा वो बिल्कुल वो वैलिड है, वो माना जा सकता है।
और इस तरीके से ओबीसी में एक सर्टेन इकोनॉमिक जो है बैकग्राउंड के लोगों को बोला गया कि आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, रिक्रूटमेंट के लेवल पे दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड रूल को अप्लाई किया गया और साथ ही साथ एक स्टैच्यूटरी कमीशन बनाने की बात भी इंदिरा साहनी केस में बोला गया। आगे चलकर हमने कहा कि पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट करके कोर्ट के डिसीजन में थोड़े बहुत चेंजेस किए, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी, कुछ चीजें वहां पर चेंजेस किए गए। जैसे हमने कहा कि रिजर्वेशन जो प्रमोशन में था उसको अलाउ किया गया, लेकिन केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए नहीं। दूसरा बोला गया कि जो यहाँ पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, क्रीमी लेयर धीरे धीरे पहले शुरुआत में 1 लाख रुपया हुआ करता था, जिनका इनकम 1 लाख से अधिक है वो क्रीमी लेयर में इंक्लूड किए जाते थे, उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता था। धीरे धीरे वो 1 से 2.5 लाख, 2.5 से 4 लाख, 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 8 लाख रुपए कर दिए गए हैं और उसको और बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये भी देखा गया। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा गया कि एक स्टैच्यूटरी कमीशन भी बनाया गया जो इस ओबीसी कम्युनिटी के बारे में वहां पर देखती। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके के भी प्रोविजन लाई गई। हाल में जो सबसे बड़ा डिबेट चला वो जब इकोनॉमिक ग्राउंड पर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन देने की बात की गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वह सरकारी नौकरियों में 10% और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की जब बात की गई तो एक बहुत बड़े डिबेट को जन्म दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह असंवैधानिक है। क्यों? इनका कहना है कि 49.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका था, 10% अगर और आरक्षण दिया जा रहा है तो कुल मिलाकर ये 59.5% रिजर्वेशन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो बालाजी मैसूर केस था या इंदिरा साहनी केस था जिसमें जुडिशरी ने कहा था अपर लिमिट 50% होना चाहिए, यह उस रूल को वायलेट करता है और यह तरीका सही नहीं है। दूसरी ओर यहां पर यह भी विवाद आया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं क्या उनको रिजर्वेशन वाकई दिया जा सकता है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में भी, बालाजी मैसूर केस में भी बोल दिया गया था कि केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, ये चीजें बोली गई थी। इसलिए ये एक बड़ा डिबेट था कि आखिर वाकई में हम क्या यहां पर माने कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ये वैलिड है भी या नहीं है, और ये कितना सही कितना गलत यहां पर रहा कंसेप्ट। आइए एक बार इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। यानी रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन, आर्थिक आधार पर आरक्षण को एक बार थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर रिजर्वेशन को इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर देखें तो किस तरीके से देखते हैं, पहले कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें समझ लेते हैं। ये जो रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर दिया गया है, ये जिस कमीशन के रिकमेंडेशन पर दिया गया है उनका नाम है एस.आर. सिन्हो। एस.आर. सिन्हो कमीशन की अनुशंसा पर इसको दिया गया था। इन्होंने बहुत पहले बोला था 10% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इन्होंने यहां पर दिया था। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया, संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लाया गया। इसके थ्रू आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया। आर्टिकल 15(6) के थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया, 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 16(6) के थ्रू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% रिजर्वेशन, ये प्रावधान किया गया। हाँ, क्या नहीं आ रहा है? कहां से नहीं आ रहा है उसको भी देख लीजिएगा।
जहाँ से लिख रहे हैं वहीं से नहीं आ रहा है, तो पूरा फिर से हम, अच्छा ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो है थोड़ी तकनीकी समस्या हमने पहले ही कहा है, लेकिन इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कल तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी जो है अपना फोकस कीजिए समझने में। हमने पहले ही कहा था हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लोगों को कि आप जो है आपको नोट्स मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये केवल और केवल समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ। तो इसमें ये जो है मीडियम वगैरह का जो है दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि किसी एक मीडियम में ही चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं। तो इंग्लिश मीडियम से उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि मेन चीज़ें समझना, बाकी चीज़ें तो नोट्स में आपको मिल जाएंगी और 10 जगह मिल जाएंगी। मैटर और कंटेंट हमने कहा आप ढूंढने पे आ जाइए, ये सारे कंटेंट तो पूरे सोशल मतलब कि वेबसाइट्स वगैरह दुनिया भर के पटे हुए हैं, मटेरियल की आज कमी नहीं है। प्रॉब्लम है अप्रोच की, चीज़ों को सोचने और समझने का क्या नज़रिया होना चाहिए। इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे अभी यूट्यूब पे जो ध्येय आईएएस का यूट्यूब चैनल है, अगर उस पर आप जाएंगे तो अभी हमने एक इंटरव्यू लिया था, इस बार एसडीएम हुआ है पिनाक पाणी द्विवेदी, उसका एक इंटरव्यू लिया है, बड़े इत्मीनान से उसने इंटरव्यू दिया है और बहुत बारीक बारीक चीज़ें उसने बताई है इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। और वो एक ऐसी स्टोरी है जो आप लोग भी अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप लोगों के लाइफ में भी उस तरीके के जो हैं फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे उसके पिनाक के पिताजी भी मिले और पिनाक ने भी वहाँ पर बात की, तो उन लोगों का कहना था, और पहले भी उसने कई बार इस तरीके की चीज़ें बताई थी, कि कई बार जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उसको वो सप्रेशन का शिकार रहता है। मतलब कि लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर आप अपने को ह्यूमिलिएट फील करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन का मामला है और कोई लेखपाल आपको वहां पर धमका रहा है, पैसा आपसे ले रहा है और बाद में आपके सामने आपके पिताजी के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। आप कहीं पर जाते हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, जबकि कोई एक सो कॉल्ड वीआईपी व्यक्ति आता है और उसका काम आसानी से हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपके टीस बनती जाती हैं, और यही टीस अगर आपकी मजबूती बन जाती है तो आप अपने जीवन में अपने स्टेटस को बदलने की क्षमता रख लेते हैं। अगर आप उसको अपने निगेटिव पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं, डिप्रेशन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप जीवन की रेस में बहुत पीछे रह जाते हैं। और वही कोई जिद बना लेता है, जुनून बना लेता है, वह अपने लड़ने की वजह बना लेता है, तो उसके लिए दिन रात सोना खाना पीना ये सब चीज़ें बहुत अप्लाइड हो जाती हैं और अच्छे तरीके से वो कोई काम कर पाता है। तो उम्मीद है कि वो इंटरव्यू अगर आप देखेंगे पिनाक पाणी द्विवेदी का, तो आप लोगों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और अलग तरीके से पूरे इस एग्ज़ाम को, पूरे अपने जो है स्ट्रेटजी को विजुलाइज करने का एक नया एंगल मिलेगा। तो यह रिकमेंडेशन मेरा है कि आप लोग एक बार उसको देखिएगा वहाँ पर। बहरहाल हम यहाँ पर हमने कहा डिस्कशन कर रहे थे इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन का। हमने कहा कि एसआर सिन्हो कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये लाया गया था आर्थिक आधार पर आरक्षण। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया था, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया था। 15(6) के थ्रू यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% रिजर्वेशन दिया गया, और आर्टिकल 16(6) के थ्रू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया था। क्लियर है? अब इसके बाद से यहाँ पर डिबेट चल रहा है कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया था ये सही है या गलत है। इसके कुछ लोग फेवर में हैं। अगर पक्ष में इसके हम फेवर में देखें कि आखिर इसका वजह क्या है, क्यों बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है ये एक साउंड क्राइटेरिया है रिजर्वेशन देने का, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि 1990 के बाद हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी, ये देखा जा रहा है, और यहाँ पर उन सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जो इकोनॉमिकली वह बेटर पोजीशन पर नहीं होंगे। आज की सोसाइटी में आपका सोशल स्टेटस क्या है इससे ज्यादा मायने रखता है आपका इकोनॉमिक स्टेटस। आपका क्लास क्या है ये बहुत मायने रखता है। आज आपको एजुकेशन तक अगर एक्सेस करना है, आपको हेल्थ एक्सेस करना है, जॉब आपको एक्सेस करना है,
इसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि आप किस कास्ट, किस कम्युनिटी, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। इसके लिए ये मायने रखता है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है, आप इकोनॉमिकली इतने बेहतर कंडीशन में हैं कि आप अपने बच्चों को वह बेहतर एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। आपके पास उतना कैपिटल है कि आप कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए, किसी तरीके की चीज के लिए आप कम काम कर पा रहे हैं या नहीं है। तो आज के समय में बैकवर्डनेस का मतलब वह पुराना ट्रेडिशनल बैकवर्डनेस नहीं है कि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। आज अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं तो आप सोशली बैकवर्ड भी हैं, आप एजुकेशनली बैकवर्ड भी हैं, कल्चरली बैकवर्ड भी हैं। आपको हर कोई ये डिक्लेयर कर देगा कि आपसे ज्यादा पिछड़ा कोई नहीं है। यानी आज की दुनिया में आर्थिक मुद्दे वह सबसे अहम मुद्दे हो गए। इसलिए यह बोला जा रहा है कि जो लोग इकोनॉमिकली व पुअर हैं उन लोगों की लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस वहां पर देखे जा रहे हैं, उन तक एक्सेस नहीं हो रहा है, इक्वल एक्सेस वहां तक नहीं है संसाधनों का, जॉब का, एजुकेशन का, फैसिलिटीज का, अपॉर्चुनिटी का। तो इसलिए बोला गया कि ये रिजर्वेशन यहां पर दिया जा रहा है। तो पहली चीज है कि आज जो क्राइटेरिया है वो ये बदल रहा है। दूसरा, जब इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया जा रहा था, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा रहा था, तो इस बिल को प्रेजेंट करते हुए अरुण जेटली जी ने ये आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिक जस्टिस। उन्होंने कहा कि ये जो हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रियम्बल के ही जो है आइडियल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि यह प्रियम्बल के ही एक आइडियल को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया जा रहा है। और दूसरा लॉजिक ये भी दिया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के पार्ट में स्टेट को यह डायरेक्शन दिया गया है आर्टिकल 46 के तहत कि सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं उनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को अपनी ड्यूटी प्ले करनी होगी। तो इनका कहना था कि ये जो हम रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं वो आर्टिकल 46 के जो डायरेक्शन स्टेट को दिए गए हैं गवर्नमेंट को, उसी को हम लागू करने के लिए ला रहे हैं और इसलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यह पूरी तरीके से सही है, यह कहीं से कोई गलत नहीं है। तो पहली चीज यहां पर बोला गया कि यह प्रियम्बल के आइडियल्स के अकॉर्डिंग है, प्रस्तावना में निहित आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस पर आधारित है। टू इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस, तो आर्थिक न्याय, निहित आर्थिक न्याय पर आधारित है या उसके आर्थिक न्याय के आदर्श के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए लाया गया। और दूसरी चीज, आर्टिकल 46 के तहत स्टेट को यह डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग जो हैं, इकोनॉमिकली जो यहां पर कोई भी इकोनॉमिकली, सोशली या किसी के लिए भी समाज के कमजोर वर्गों के एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, आर्थिक हित को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यह संविधान के अनुरूप है। पहला यहां पर तर्क दिया कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यानी संवैधानिक रूप में वैध है। इनका ये लॉजिक यहां पर दिया गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये रिजर्वेशन दिया है। जब नरसिम्हा राव जी ने 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया तो उन्होंने सरकार का एक आदेश जारी कर दिया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई संविधान में संशोधन नहीं किया। तो जो चीज संविधान में नहीं होगा वो मान्य नहीं हो सकता है, लेकिन ये आरक्षण संविधान में संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो दूसरी चीज है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा यह लाया गया, यह संवैधानिक संशोधन द्वारा लाया गया और सभी पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सेप्शनल 1-2 पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर, पक्ष और विपक्ष, रूलिंग और अपोजिशन, दोनों पार्टियों ने इस बिल को यहां पर पास किया था पार्लियामेंट से। तो संवैधानिक संशोधन द्वारा लाया गया।
अब आते हैं इसके सबसे सीरियस लॉजिक पर। ये तो हम बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तीसरा हमने कहा कि आज वर्तमान में एट प्रेजेंट इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है वह सभी पिछड़ेपन का आधार, आर्थिक पिछड़ापन जो है वह अन्य पिछड़ेपन का कारण बनता जा रहा है। इट इज द बेसिक रीजन, अन्य पिछड़ेपन का कारण बनता जा रहा है। अदर बैकवर्डनेस जो है उसका जो रीजन है उसके पीछे वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बनता जा रहा है। दूसरा कि आज जो है वो आय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आय के आधार पर आपकी सोसाइटी में स्टेटस डिसाइड हो रहा है। आय के आधार पर सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस डिसाइड किया जा रहा है। सामाजिक परिस्थिति का यहां पर जो है निर्धारण हो रहा है। सोशल स्टेटस जो है इट इज बेस्ड ऑन द इनकम, नॉट बाय बर्थ, या जन्म के आधार पर नहीं रह गया है, अब ये बदल गया है। और इसके कारण जो है इसके आधार पर ही वह सोशियो एक्सक्लूजन हो रहा है। इसके आधार पर सोशल एक्सक्लूजन को बढ़ावा मिल रहा है, यानी इनकम के ग्राउंड पर आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक बहिष्करण यानी सोशल एक्सक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है। और इसके साथ साथ आज यह देखा जा रहा है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं, सामाजिक असमानता, वो बढ़ती जा रही है। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, सामाजिक असमानता बढ़ रही। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन देने का एक और पर्पस था। ये तो हो गया कि क्या आइडियल्स हम चाहते थे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ पिछले कुछ समय से रिजर्वेशन के मुद्दे पर सोसाइटी में एक डिवीजन बन गया है। जो लोग रिजर्वेशन से प्रभावित थे और जो लोग रिजर्वेशन से प्रभावित नहीं थे। तो ऐसे में इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन देने से अब वो सोशल जो कन्फ्लिक्ट है, वो सोशल टेंशन थोड़ा कम हुआ है। और ये सही भी बात है कि सामाजिक संघर्षों में कमी तो आई है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण से सामाजिक संघर्षों में कमी आई है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है सामाजिक संघर्ष में कमी आई है। यानी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो जातिगत संघर्ष क्या होंगे, कम होंगे। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जातिगत संघर्ष, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यहां पर कम होंगे। और जो अनरिजर्व्ड क्लास के बच्चे हैं, अनारक्षित जो यहां पर वर्ग के प्रतिभा हैं, यानी टैलेंट्स फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो अब तक थी, जो फ्रस्ट्रेटेड थी, अब कहीं ना कहीं उसका फेथ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट में क्या होगा, बढ़ेगा। तो अनारक्षित जो है वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के जो टैलेंट्स हैं, प्रतिभाओं की कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन या हताशा में क्या आएगी, कमी आएगी। और इससे सोशल यूनिटी बढ़ेगा, इससे सामाजिक एकता क्या है वो बढ़ेगा। तो ये जो है यहां पर फेवर में ये आर्गुमेंट दिए गए कि क्यों हमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट भी कई तरीके के यहां आर्गुमेंट दिए जाते हैं। विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि एक तो यह कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, संवैधानिक रूप में अवैध है। ये जो तर्क देते हैं, इनका कहना है कि चूंकि इंदिरा साहनी केस और बालाजी बनाम मैसूर स्टेट केस में ये बोला गया था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर होल सोल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए यह जो अर्लियर जजमेंट है जुडिशरी का उसके अगेंस्ट है। तो इसी वजह से यहां पर यह देखा जा रहा है कि इसको चैलेंज किया गया है कोर्ट में कि यहां पर कोर्ट जो है इसको क्या कर सके, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सके। तो बहुत से लोग, अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है,
तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन, संवैधानिक वैधता पर प्रश्न यहां पर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर प्रश्न क्या है यहां पर? तो पहली चीज यहां पर है कि एक तो बालाजी बनाम मैसूर राज केस को हम कोट कर सकते हैं, और दूसरा इंदिरा साहनी केस को हम कोट कर सकते हैं। इंदिरा साहनी केस को हम यहां पर कोट कर सकते हैं। दो बड़े मुद्दे थे, अपर लिमिट 50% से नहीं होना चाहिए, 50% की जो सीमा है उसका वायलेशन कर रहा है ये, और दूसरा इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इनका कहना है कि ये यहां पर गलत है। दूसरा इनका कहना है प्रैक्टिकल चैलेंजेस, मतलब इतना आसान नहीं है कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर आप रिजर्वेशन देकर आए, आप जो है व्यवहारिक चुनौती यहां पर बहुत सी है। व्यवहारिक चुनौती क्या है? व्यवहारिक चुनौती ये है कि आपने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसे मिलेगा? जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होगी। अब देखिए दो तीन यहां पर सिचुएशन सोचिए, मुझे अगर आरक्षण चाहिए तो मेरे जो घर में मेरे पिताजी हैं उनका जो इनकम होना चाहिए वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख से कम होगा तभी तो आरक्षण मिलेगा। तो पहली टेंडेंसी इसमें बढ़ेगी कि भले ही कोई 10 लाख या 12 लाख रुपए कमा रहा हो सालाना, लेकिन वह कोशिश करेगा अपनी इनकम को हाइड करने का, अपनी आय को छुपाने का, 7 लाख 7.5 लाख तक वो दिखाए, जिससे कि उसके बेटे को उसके घर वालों को क्या मिल सके? रिजर्वेशन का बेनिफिट। तो पहला तो तरीका हो गया कि इनकम को हाइड करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या है? दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह दिखाई दे रहा है कि अगर रिजर्वेशन इकोनॉमिक ग्राउंड पर दिया जा रहा है तो कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो इनकम है वो कब किसका कितना है? मतलब अभी एक रियल जो है एग्जांपल आया कि जहां पर जो किसी व्यक्ति का जो है जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का था वो एक्सपायर किया 1 साल के बाद, तो उन्होंने जो है वहां उसको अपडेट कराने के लिए गए। तो अपडेट कराने के लिए वहां पर गए और अभी चूंकि पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ था तो वहां पर अधिकारी ने बोला कि भाई आप पूरे साल का इसमें इनकम शो कीजिए, मतलब आप अपने हिसाब से बताइए कितना इनकम आएगा। उन्होंने कहा सर अभी तो इनकम इस साल का आया नहीं है, आप जो भी इसको रिन्यू करेंगे वो लास्ट ईयर के हिसाब से करिए, क्योंकि इस साल तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि हम 10 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे या 15 लाख कमाएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो कई बार क्या है कि आप जो फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम है वो लोगों में होती रहती है। 2 साल पहले जिन लोगों की इनकम 15-20 लाख रहा हुआ करता होगा, जब से कोरोना का दौर आया वहां पर उनकी इनकम जो है 8 लाख से कम हो गई। तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि किसका कितना इनकम है? तो बहुत मुश्किल है यहां पर इस तरीके के टेंडेंसीज को रोक पाना। तो हमने कहा आय छिपाना, यानी यहां पर आय को छिपाने की प्रवृत्ति यहां पर प्रवृत्ति बढ़ेगी। दूसरा यहां पर क्या है कि आय के आंकड़ों को के निर्धारण में चुनौती यहां पर आएगी, क्योंकि आय में उतार चढ़ाव होता है। तो ये सब इसमें व्यवहारिक चुनौती आएंगी। तीसरा, ये मोरल ग्राउंड पर भी, नैतिक आधार भी गलत है, यानी गवर्नमेंट के मोरल ग्राउंड को यह कमजोर करता है, सरकार के नैतिक आधार को भी कमजोर करता है। क्यों? असल में जो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि अक्सर जो गवर्नमेंट होती है वो यहां पर जब लोगों को सही तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, ये तमाम चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाती,
तो उसके पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज, सबसे बड़ा उसके पास सलूशन होता है रिजर्वेशन, कि हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब जैसे तो ये लगता है कि जब से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बिल्कुल राजा हो गए, सब सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो गई, ओबीसी की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, सारे ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, घर घर में जो है सुख शांति समृद्धि वो दिखाई दे रही। ऐसा कतई नहीं है, कुछ लोगों को ही तो रिजर्वेशन से लाभ हो सकता है। तो रिजर्वेशन कोई सॉलिड सलूशन नहीं है। जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि नहीं नहीं रिजर्वेशन हमको चाहिए, रिजर्वेशन की लड़ाई जो चल रही है देश में, रिजर्वेशन कोई परमानेंट सलूशन नहीं हो सकता है। और गवर्नमेंट इस रिजर्वेशन के थ्रू अपनी मोरल लायबिलिटी, अपनी मोरल अकाउंटेबिलिटी से बच जाती। यानी अगर वो एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें प्रोवाइड न करे और वहां पर केवल 5% 2% रिजर्वेशन दे दे, तो जनता उससे सवाल पूछना भी बंद कर देती है कि आपने बाकी चीजें हमें दी हैं या नहीं दी हैं, क्योंकि ये इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है और वो है रिजर्वेशन। तो यहां पर जो है यह सरकार की असफलता है, वह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में, सोशल जस्टिस इंश्योर करने में, सोशल जस्टिस इंश्योर करने में सरकार की असफलता, सरकार की असफलता है रिजर्वेशन। इसीलिए तो दिया जाता है, इसीलिए तो रिजर्वेशन यहां पर दिया जाता है, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर समझ लेते हैं, और वो क्या है कि रिजर्वेशन जो है ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर अगर रिजर्वेशन देंगे तो एक तरीके से हम रिजर्वेशन को परमानेंट बना रहे हैं, जबकि रिजर्वेशन जो है वह परमानेंट फीचर नहीं होना चाहिए। आरक्षण कोई अस्थाई विशेषता नहीं है, ये परमानेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यह संविधान की अस्थाई विशेषता नहीं है। और यहां पर जो है अगर हमने इकोनॉमिक ग्राउंड पर दिया रिजर्वेशन, तो कभी भी कोई भी सोसाइटी ऐसी होगी ही नहीं जहां इकोनॉमिक ग्राउंड पर जो है लोग वह ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो इससे आरक्षण अगर हम दे रहे हैं तो इससे हम रिजर्वेशन को अस्थायित्व यानी परमानेंसी यहां पर दे रहे हैं, आरक्षण को अस्थायित्व दे रहे हैं कि अब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमने एक तरीके का ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में हम इसको केवल यहां पर देख रहे हैं। तो इसलिए यह जो है यहां पर हमें समझना होगा कि रिजर्वेशन न तो गरीबी निवारण का तरीका है, रिजर्वेशन वह एक टूल है, सोशल जस्टिस के जितने भी टूल हैं उनमें से एक टूल है। सोशल जस्टिस के और भी कई टूल हैं, गवर्नमेंट को उस पर भी फोकस करना चाहिए। इसलिए जब हम ओवरऑल रिजर्वेशन पॉलिसी को देखते हैं, यानी हम अगर आरक्षण नीति को हम देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी का रिव्यू अगर हम करें तो हमें कई तरीके के सवाल सामने आते हैं। हमें यह प्रश्न समझ में आता है कि पहली चीज अगर इसके क्रिटिसिज्म की हम बात करें तो रिजर्वेशन ओवरऑल, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस किसी को भी दिया गया है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो रिजर्वेशन से आया, इसने समाज का जातिगत विभाजन यानी सोसाइटी का कास्ट डिवीजन इसने कर दिया। और यहां पर समाज का जातिगत विभाजन जब इसने किया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उनका यह मानना था कि आगे की हमारी सोसाइटी इक्वल सोसाइटी होगी जहां पर कास्ट सेंटिमेंट लोगों में नहीं होगा। लेकिन रिजर्वेशन ने वो कास्ट सेंटिमेंट को बहुत मजबूत कर दिया, क्योंकि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, जो बेनिफिट है उनको मिल रहा है, उनको लगता है कि ये उनकी कास्ट की वजह से हो रहा है। तो कास्ट जो सेंटिमेंट है उनका और मजबूत होता है, कास्ट आइडेंटिटी उनकी मजबूत होती है, और वे कभी नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन उनसे छीना जाए। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिटी के तहत वो इस तरीके के चीजों को विरोध करते हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ। दूसरी ओर जो अदर कैटेगरी है जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं है, उनकी भी आइडेंटिटी मजबूत होती जा रही है कि हम अपर कास्ट का होने की वजह से वह एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। तो कास्ट आइडेंटिटी को इसने मजबूत यहां पर बनाया है। जातिगत जो पहचान है, संवेदनशीलता है, कास्ट आइडेंटिटी एंड सेंसिटिविटी, ये
इसकी वजह से, रिजर्वेशन की वजह से बढ़ी है। लोगों के अंदर अपने कास्ट को लेकर और ज्यादा रिजिडिटी यहां पर आई है, और यही वजह है कि आज हमारे यहाँ कास्टिज्म जो है वह जातिवाद अस्थाई हमारा फीचर बन गया। हम अगर आजाद भारत के 70 वर्षों के इतिहास में भी हम जातिवाद की भावना अपने अंदर से खत्म नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए कि जातिवाद लंबा चलने वाला है। इसलिए बहुत से लोग फ्रेज देते हैं, जाति वो है जो जाति नहीं है, यानी कास्ट जो है वो ऐसा होता है जो कभी यहां से उसका रोल खत्म नहीं होने वाला, और उसमें रिजर्वेशन ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरा नेगेटिव रोल जो आरक्षण का रहा है कि रिजर्वेशन जो है वो वोट बैंक की राजनीति में बदलकर रह गई। यह केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति थी। यहां पर जो है यह देखा गया कि 1990 तक तो रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता था। 90 के बाद जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, लेकिन तो भी प्रॉब्लम नहीं था। 90 के बाद जब रिजर्वेशन के लिए अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप को लालच दिया जाने लगा चुनावों में, इलेक्शन कैंपेन में, कि हम आपको आरक्षण सूची में शामिल कर लेंगे, हम आपको आरक्षण दे देंगे, जब इस तरीके के मुद्दे यहां पर उठने लगे तो यह देखा गया कि रिजर्वेशन जो है वह एक ऐसा टूल बन गया जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज वह अलग अलग कम्युनिटी का सपोर्ट चाहने लगी। अब उनको वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में फिट होती या नहीं होती ये मायने नहीं रखता है। आज के समय में किसी भी कम्युनिटी के लिए यह साबित करना कि यह कम्युनिटी पिछड़ा है वो आसान हो चुका है, क्योंकि आज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, क्लास बैकवर्डनेस, अलग अलग तरीके के बैकवर्डनेस हर एक ग्रुप और कम्युनिटी में देखने को मिल रहे हैं। ये पहली जैसी सोसाइटी नहीं रही है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही डोमिनेट यहां पर कर रहे हैं। आज अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग देखे जा सकते हैं। तो यहां पर इसने जाति के राजनीतिकरण को, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। जाति का राजनीतिकरण यहां पर हुआ है, और इसकी वजह से कई जगहों पर देखा कि कास्ट वायलेंस भी बढ़े हैं, जातिगत हिंसा भी कई जगहों पर देखा गया। रिजर्वेशन के डिमांड जो है वो नॉर्मल डिमांड नहीं रही। यहां पर एक और चीज बोला जाता है कि ये मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट है, या योग्यता और कुशलता के खिलाफ है। यानी रिजर्वेशन वह अगेंस्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेरिट एंड इफिशियंसी। योग्यता और कुशलता के विरुद्ध यह कंसेप्ट यहां रिजर्वेशन का है। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि आज की जो दुनिया है वह कॉम्पिटिटिव एज में हम रह रहे हैं, जहां पर ग्लोबल लेवल पर वह टफ कट एंड थ्रोट फाइट चल रही है, कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है। इंडिया को अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो यहां अपने मेरिट के साथ, टैलेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन को माना जाता है कि अगर कोई कम जो है वह मेरिट वाला व्यक्ति है तो भी उसे वो पद दे दिया जाता है जहां पर और अधिक मेरिट की अपेक्षा थी, और ऐसे में ये माना जाता है कि रिजर्वेशन वह उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये जो है आज के समय में जो हमारा जरूरत है कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में, वो इसके जो है रूप में गलत है। दूसरा, यहां पर इसको रिजर्वेशन को हमने एक पॉवर्टी इरिडिकेशन प्रोग्राम बना लिया है। आरक्षण गरीबी निवारण के रूप में देखा जा रहा है। इसको गरीबी, पॉवर्टी इरिडिकेशन जो है मेजर के रूप में देखा जाने लगा, या बहुत से लोग इसे रोजगार के साधन के रूप में देखने लगे हैं। यानी यह अपने बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो चुका है। रोजगार के साधन के रूप में इसे लोग यहां पर देखते हैं। जो आर्गुमेंट पब्लिक फोरम पे दिए भी जाते हैं, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियन जब वो देते हैं कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, तो वो बताते हैं कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहां पर बेसिक चीज जो रिजर्वेशन का था वो यहां पर था कि सबको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, सबका रिप्रेजेंटेशन हो और उस पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। हम किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति का, दो फैमिली का यहां पर नहीं चाहते थे। और यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि आरक्षण का जो लाभ है वह जो यहां पर
यह बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन है वह कुछ सर्टेन जातियों तक, कास्ट तक ही सीमित है, कुछ जातियों तक ही सीमित रह चुकी है, यह सभी समुदायों और समूहों को नहीं मिल रही। इस पर बहुत सी जो है यहां पर कमेटीज बनी है, कमीशन बनी है। रोहिणी कमेटी ने बताया कि ओबीसी कम्युनिटी में 4 ऐसे कास्ट हैं जो कि यहां पर मैक्सिमम जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है केवल 4 कास्ट को मिल रहा है, बाकी अदर जो कास्ट हैं वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिजर्वेशन केवल देकर छोड़ देना नहीं था कि रिजर्वेशन दे दिया हमारा काम हो गया, देखिए हमने अपना वाचन प्रॉमिस निभा दिया। रिजर्वेशन का पर्पस यहां पर, यह कोई फंडामेंटल राइट जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह उस रूप में नहीं था। इसका मकसद था सोसाइटी को इक्वल बनाना इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत से क्लास पिछड़े हैं। तो रिजर्वेशन का लाभ क्या मिलेगा अगर ओबीसी ग्रुप में ही हम 2 कैटेगरी बना देते हैं, ओबीसीओं का अपर कास्ट और ओबीसीओं का बैकवर्ड कास्ट। हमें वहां पर कैसे इक्विलिब्रियम लेकर आना है, सब तक कैसे वह डेवलपमेंट या रिजर्वेशन का लाभ पहुंचे, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन क्या इतने आर्गुमेंट से यह मान लिया जाए कि रिजर्वेशन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल रही है? तो ऐसा कहना क्या है, सही नहीं होगा। तो हमें यह समझना होगा कि अचीवमेंट्स क्या रही हैं यहां पर जो रिजर्वेशन के रूप में हम देख सकते हैं। रिजर्वेशन की अचीवमेंट्स बहुत रही हैं, और अगर उन अचीवमेंट्स को यहां पर देखें तो आज हम जब देखते हैं कि आजादी के 70 ईयर गुजर जाने के बाद भी हम कई बार ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये रिजर्वेशन का पॉलिसी लाया, इन 70 सालों में वो कहां दिखता है, कैसे दिखता है? बहुत से लोग कहते हैं अभी भी तो बहुत लोग पिछड़े हैं, अभी भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सब लोग जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड दिखाई देते हैं। तो बोला जाता है कि आज से 70 साल पहले उनके कंडीशन को आज के कंडीशन के साथ कंपेयर करना होगा। इतनी आसान चीज नहीं है मूल्यांकन कि आप जो है वह केवल स्पॉन्टेनियस कुछ एक कन्फाइंड क्राइटेरिया के आधार पर बता दें कि रिजर्वेशन सक्सेसफुल रहा या फ्लॉप रहा। 70 सालों में जो डिप्राइव्ड क्लासेस थी वो आप लोगों के बीच में हर एक जगह पर वह सोसाइटी में वह मिक्सअप हो चुका है, मिंगल वहां पर हो चुका है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि उनका जो वॉइस, जो उनकी आवाज दबी हुई थी, वो डेमोक्रेसी में बड़ी प्रभावी तरीके से उठने लगी। उनके सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में क्वालिटेटिव चेंज आया है। आज अलग अलग सोसाइटी के लोग वह बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में अलग अलग जगहों पर उनका रोल बढ़ा है, जबकि कल तक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, क्योंकि सोसाइटी के जो अच्छे क्षेत्र माने जाते थे, वर्क फील्ड माने जाते थे, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए ही वहां पर देखे जाते थे। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रहा है, और अगर सिचुएशन चेंज हो रहा है तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को नो डाउट दिया जाना चाहिए। तो पहली चीज है कि 70 ईयर्स में, 70 वर्षों में, और अब तो 75 ईयर होने वाले हैं, अब तो आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। तो जो डिप्राइव्ड क्लासेस रही हैं, जो वंचित वर्ग रहे हैं, वंचित वर्गों की सामाजिक और जो है शैक्षिक जो स्थिति है, सोशियो एंड एजुकेशनल कंडीशन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। सामाजिक शैक्षिक स्थिति में गुणात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा, गुणात्मक सुधार यहां पर दिखाई दे रहा। तो पहली चीज तो यहां पर यह समझना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिजर्वेशन ने अवेयर किया है, डिप्राइव्ड क्लासेस को क्या किया है, अवेयर किया है। अब वे अपने राइट को लेकर बहुत ज्यादा वोकल हैं, अब वो कंसर्न हैं। पहले वो अपनी आवाज नहीं उठाते थे, लेकिन रिजर्वेशन ने उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से सोसाइटी में बढ़ाया कि अब वे अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो वंचित वर्गों में जो है, डिप्राइव्ड क्लासेस में, वह राइट कॉन्शसनेस जो है, अधिकारों के प्रति चेतना का जो विकास है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अधिकारों के प्रति चेतना, राइट कॉन्शसनेस, उनमें वह जो आया हुआ है, यह एक बड़ा यहां पर वह अचीवमेंट माना जा सकता है।
ये देखा गया कि आज मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, मुख्य धारा के समाज की मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनका जुड़ाव, उनका कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ा है। तो समाज की मुख्य धारा में वो इंक्लूजन, उनका समावेशन बढ़ा है, इंक्लूजन यहां पर जो है वो तेजी के साथ बढ़ा है। इससे एक और चीज देखा गया है कि हमने सरकार और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लोगों का बिलीव बढ़ा है। इसीलिए हमने देखा कि इतने सालों गुजरने के बावजूद एक सोसाइटी के रूप में हम सबको बांध कर रख चुके। हमारे यहां सिविल वॉर नहीं देखा गया, ये चीजें देखी गई हैं पाकिस्तान में, 2 कंट्री वहां पर बने। दुनिया के और हिस्सों में, आप अमेरिका में जाएंगे, वहां ब्लैक्स और व्हाइट्स को लेकर सिविल वॉर देखा गया। इंडिया में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन पीसफुल तरीके से रिजर्वेशन वो टूल था जिसने पीसफुल चेंजेस सोसाइटी में लाई। यानी एक ऐसा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इसने लाया है, सामाजिक रूपांतरण लाया है, जो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हो पाया है। हमने पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक माध्यम से हमने अपने सोसाइटी को चेंज किया है। ये अपने आप में एक रेयर अचीवमेंट है। नहीं तो अमेरिका में केवल उसके आजादी के 100 साल के अंदर यह देखा गया कि श्वेत और अश्वेत के बीच में गृह युद्ध की स्थिति वहां पर आई और बड़ी मुश्किलों से वो अमेरिका वहां पर सुरक्षित बचा रह पाया। इंडिया के साथ ऐसा रहा कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वायलेंस छोटे मोटे लेवल पर देखे जरूर गए, लेकिन इसने सोसाइटी की यूनिटी को कमजोर नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इसने कमजोर नहीं किया। इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी ओवरऑल जब बात की जाए और उसके कंक्लूजन की बात की जाए कि फिर वे फॉरवर्ड क्या है, क्या होना चाहिए, हमें बिना प्रेजुडाइज हुए 2-3 कंक्लूजन तो ड्रॉ कर लेने चाहिए। रिजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, रिजर्वेशन पॉलिसी का कभी क्रिटिसिज्म आपके थ्रू नहीं होना चाहिए। यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि रिजर्वेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो बहुत प्योर था और बहुत इसेंशियल था हमारी सोसाइटी के लिए, वहां पर कहीं कोई डाउट नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी तब ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड हुई जब यहां पर एट रैंडम किसी भी कम्युनिटी को इसमें जोड़ा जाने लगा, यानी इंक्लूजन यहां पर एरर होना स्टार्ट हुआ। जिसको मन में आ रहा है रिजर्वेशन में आप जोड़ रहे हैं, सबको रिजर्व कम्युनिटी के रूप में आप आरक्षण बांट रहे हैं, रेवड़ी के रूप में। लेकिन जो रिजर्वेशन से लाभान्वित हो चुके लोग हैं उनको एग्जिट करने की पॉलिसी कुछ भी नहीं बनाई गई। यह बहुत जरूरी था कि रिजर्वेशन से ग्रेजुअली जो लोग लाभ लेते जा रहे हैं अब फर्दर वो रिजर्वेशन का लाभ न उठाएं, क्योंकि उनका जो सोशल स्टेटस है उसमें एक इंप्रूवमेंट वहां हो चुका है। तो फिर वहां पर उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हमने इंक्लूजन जो है पॉलिसी तो रखा, एग्जिट पॉलिसी यहां पर क्या है वो नहीं रखा है। तो रिजर्वेशन की जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है उसमें यह भी आप ध्यान रखिएगा, जहां पर हमने ये कहा था कि केवल लाभ कुछ जातियों तक सीमित, तो इंक्लूजन तो हो रहा है यहां पर। इंक्लूजन जो है इसको कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, लेकिन एग्जिट नहीं हो रहा है, निकासी जो है वो किसी की नहीं हो रही है। जिनको आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है उन्हें क्या करना होगा, एग्जिट करना होगा। हमें यह समझना होगा कि एक रिजर्वेशन पॉलिसी समय समय पर इसका वह असेसमेंट होना चाहिए और जो भी एसेंशियल इसमें इंप्रूवमेंट होने चाहिए वो करने की जरूरत है। ये पॉलिटिकल चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल अपीजमेंट के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आरक्षण का उद्देश्य पवित्र था। यह आपको समझना होगा कि आरक्षण का उद्देश्य जो है वह जो है महत्वपूर्ण था, पवित्र था, जरूरी था। यह इसमें कहीं किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एज अ कंसेप्ट रिजर्वेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक इंडिया। लोकतांत्रिक भारत के लिए बहुत एसेंशियल यहां पर था, लेकिन इसके रिव्यू की जरूरत है, लेकिन समय समय पर समीक्षा की जरूरत है। यहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसकी रिव्यू करनी होगी
और रिव्यू जब करें तो हम दो चीजें वहां पर देखें, यानी हम इंक्लूजन यहां पर जो है वह समावेशन सही तरीके से हो, बैलेंस, और एग्जिट, जो ग्रुप यहां पर एग्जिट करने लायक हैं यानी जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए। दूसरी चीज है कि ओबीसी जो कम्युनिटी है उसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओबीसी ग्रुप में कई ऐसे कम्युनिटी हैं जो बहुत बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं और बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो काफी ज्यादा वहां पर बेटर कंडीशन में है। ऐसे में जरूरी है कि एक स्ट्रेटिफिकेशन, एक कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, ओबीसीओं का भी कैटेगराइजेशन कर दिया जाए। जिस तरीके से बिहार में आप देखते हैं वहां के पीसीएस में कि उन्होंने किया हुआ है कि जहां पर पिछड़ा, महापिछड़ा, अति पिछड़ा, इस तरीके का कैटेगराइजेशन, कि जहां पर जो है 27% रिजर्वेशन में वह 5% रिजर्वेशन हमने वह 500 कास्ट के लिए जो अच्छे कंडीशन में उनके लिए कर दिया, 10% रिजर्वेशन उनके लिए कर दिया जो काफी ज्यादा पिछड़े हैं, और जो उनसे भी पिछड़े हैं उन कैटेगरी को, उन कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके 12% उनको रिजर्वेशन दे दिया, यानी सब कैटेगराइजेशन इसको कहते हैं। तो ओबीसी समूहों के उपवर्गीकरण की जरूरत यहां पर है कि उनका भी वर्गीकरण किया जाए, उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन। और ये रोहिणी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, समय आ गया है कि यहां पर भी क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो अब इंट्रोड्यूस किया जाए। हमें इनके साथ साथ सोशल जस्टिस के अदर टूल्स को भी बढ़ावा देना होगा। आरक्षण होल सोल टूल के रूप में न देखा जाए, सामाजिक न्याय के अन्य तरीकों पर भी विचार करना होगा। एकमात्र आरक्षण, अन्य तरीकों पर विचार करना होगा। तो ये जो है बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं रिजर्वेशन जो है वह एक अच्छे कंसेप्ट के रूप में, हेल्दी कंसेप्ट के रूप में हमारी सोसाइटी, हमारे सिस्टम को प्रभावित करे, तो ये सारा चीज यहां पर होना चाहिए। अब आइए जो अगला आर्टिकल है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। आर्टिकल जो अगला है 17, ये तो हमने रिजर्वेशन वगैरह देख लिया है। आर्टिकल जो 17 यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसकी खासियत क्या है देखिए। उसकी खासियत ये है कि हमने आर्टिकल 17 जो है वो यहां पर कहता है कि जो अनटचेबिलिटी हमारे यहां है उसको एबॉलिश किया जाए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समझते हैं। तो अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। इन्होंने कहा है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, समाप्त की जाती है, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, ये जो है गलत माना जाएगा। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस, एक अपराध के रूप में देखा जाएगा। अगर कोई भी अस्पृश्यता की गतिविधि करते हुए कोई पाया जाता है तो यह दंडनीय होगा कानून के तहत। अब इसमें दो तीन चीजें समझिएगा। पहली चीज तो है अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है, क्या आर्टिकल 17 डिफाइन करता है कहीं पर? तो यहां कहीं नहीं लिखा है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। तो अब सवाल यहां से पहला यही बन जाएगा कि अस्पृश्यता किसे कहते हैं। तो अनटचेबिलिटी एक तरीके का डिस्टेंस है। यह डिस्टेंस सोशल और साइकोलॉजिकल दोनों होता है। इट इज सोशल एंड मेंटल डिस्टेंस। यह एक सामाजिक और मानसिक दूरी है एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ। यानी हमारी सोसाइटी में पॉल्यूशन और नॉन पॉल्यूशन यानी पोल्यूटेड ग्रुप और नॉन पोल्यूटेड जो है कंसेप्ट चला करता था, जहां पर माना जाता था कि कुछ जातियां प्रदूषित जातियां हैं, पोल्यूटेड हैं। अगर हम उनको टच करते हैं तो उनके अंदर का पोल्यूशन हमारे अंदर इंटर कर जाएगा, उनकी गंदगी हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और फिर क्या हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे। तो फिर हमें अपने आप को क्या करना होगा, साफ करना होगा। इसलिए सोशल डिस्टेंस उनके साथ बनाया गया। उनके साथ उठना, बैठना, खाना, पीना ये प्रोहिबिट किया गया। इसीलिए तालाब, कुएं, जगह जो भी थे वहां पर उनको जो है अनटचेबल डिक्लेयर करके वह बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस सोसाइटी में हमारे लंबे समय तक रही
और एक जो हमारा ग्रुप था, एक सोसाइटी का हिस्सा जो इसका शिकार था, वो बिल्कुल इन ह्यूमन कंडीशन वो जीता रहा। सबसे अमानवीय स्थिति इसे माना जा सकता है, जहां आप सोशल एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखते हैं। और दूसरा इसमें मेंटल डिस्टेंस भी था, जिसके तहत हम ये मानते थे कि वी आर सुपीरियर एंड दे आर इंफीरियर। ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का एक लॉ भी लेकर चलता था। यही वजह है कि जो अनटचेबल कास्ट थे, उनको जो काम सौंपा गया, वो काम थे जो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी क्लास, कोई भी सोसाइटी नहीं करना चाहती थी, और उनके काम को सबसे ज्यादा लोअर करके वहां पर शो किया गया। यानी जैसे उनका काम क्या है, स्कैवेंजिंग, यानी जो है चमड़े, मांस, हड्डी, ये सब सारा चीज इकट्ठा करना, पशुओं की खाल स्किनिंग करना, जो यहाँ पर गंदगी है वो चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो चाहे एनिमल वेस्ट हो, मानव पशु अपशिष्टों का जो सेटलमेंट से निस्तारण है, वो इनके माध्यम से किया जाना। और इसको हम बड़े वो निगेटिवली देखते हैं, बड़ी इंफीरियरिटी के साथ देखते हैं। आप कहीं भी जो है, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ आप देखिए, वहां से जो गंदगी निकाली जाती है सीवेज से, वो सब कौन निकाल रहा है? इन्हें हम अनटचेबल मानते हैं, जबकि ये इनका रोल बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा क्रूशियल है, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बावजूद इसके यहां पर ये अनटचेबल माने जाते थे। तो पहली चीज है, अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक जनरल जो मीनिंग है वो हमने बात किया। फिर यहां पर बोला गया कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। इसका मतलब समझ रहे हैं, हर तरीके की अस्पृश्यता जो है अवैध है। आप आर्टिकल 15 और 16 पढ़िए, वहां पे एक तरफ कह रहे हैं कि सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा, लेकिन फिर वहीं बोल रहे हैं महिलाओं और बच्चों के लिए ये काम हम करेंगे। अगर वहां पर एब्सोल्यूट वर्ड होता तो क्या कहता कि सभी लोगों के साथ समानता का अधिकार, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन क्या आर्टिकल 15 और 16 में भेदभाव होता है या नहीं? रिजर्वेशन अपने आप में एक भेदभाव है, हाँ ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन है तो। इसलिए आर्टिकल 15-16 में जो जनरल स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके एक्सेप्शन यानी उनके अपवाद भी वहां पर दिए गए। लेकिन आर्टिकल 17 को अगर आप देखिए तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इस आर्टिकल को एब्सोल्यूट इन नेचर कहते हैं। यह निरपेक्ष अधिकार है, यानी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अस्पृश्यता खत्म मतलब हर तरीके से खत्म। तो ये एक एब्सोल्यूट राइट है, यह एक निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई भी जो है वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अपवाद नहीं है। दूसरा, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस कौन करता है? ये फंडामेंटल राइट तो बेसिकली स्टेट को एड्रेस करता है कि राज्य अस्पृश्यता नहीं करेगा। सभी जितने आर्टिकल्स हैं उनमें सब में स्टेट को बोला गया कि स्टेट ये नहीं करेगा, स्टेट वो नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 17 की विशेषता ये है कि स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, यह दोनों के अगेंस्ट यह आर्टिकल प्रोटेक्शन देता है। यानी अगर राज्य अछूत यानी अस्पृश्यता करता है और अगर निजी व्यक्ति करता है, तो दोनों के खिलाफ अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी, दोनों नहीं कर सकते। दूसरा कि अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस कर रहा है तो इसे अपराध कौन घोषित करेगा, इसे दंड कौन देगा? आर्टिकल 17 केवल यह बोलता है कि यह ऑफेंस होगा, यह पनिशेबल होगा, यह दंडनीय होगा, लेकिन कौन करेगा? तो यह लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। इसलिए यह माना जाता है कि आर्टिकल 17 सेल्फ ऑपरेटिव नहीं है, स्वप्रचालनी का मतलब इसमें यह नहीं बताया गया है कि कितना दंड दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। बस सिंपल इसमें बोल दिया गया कि अनटचेबिलिटी पनिशेबल होगा लॉ के अकॉर्डिंग। तो यह सेल्फ ऑपरेटिव नहीं, इसको ऑपरेटिव बनाने के लिए, क्रियाशील बनाने के लिए कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट कानून बनाएगा। क्लियर? क्या पार्लियामेंट ने इसके संबंध में कोई कानून बनाया? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, हमने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात की, तो ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब है कि सोसाइटी ने भी मान लिया। नहीं, सोसाइटी में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रही। अब अगर इसको रोकना था तो पार्लियामेंट को कानून बनाना था। पार्लियामेंट ने 1955 में एक कानून बनाया, अनटचेबिलिटी एबॉलिश जो है एक्ट 1955, अछूत जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था वो उन्होंने बनाया। उसके थ्रू उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़ा जाता है तो 6 माह का जो कैद
वहां पर कारावास, इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपए का फाइन उस वक्त 1955 में, और ये बहुत ज्यादा था। तो ये बोला गया कि इस तरीके से किया जाएगा। बावजूद इसके कानूनों में, कानून चाहे जितने कठिन बनाए जाए, सोशल एटीट्यूड अगर वह रिजिड है तो आप चीजें नहीं बदल सकते। तो अनटचेबिलिटी कानून तो बन गया, लेकिन इसके बावजूद इन प्रैक्टिस जो है यह धड़ल्ले से होता रहा। दशरथ माझी मूवी अगर आप देखते हैं तो वहां पर दशरथ माझी जब बचपन से भाग जाते हैं अपने घर से और वापस अपने गांव आते हैं, तो एक सीन आपने देखा होगा कि उसमें गाना चल रहा है, सब बराबर खूब चल रहा है, और एक फोटो, एक क्लिप जो है वहां पर अखबार की छपी हुई है, छुआछूत अधिनियम 1955, अब सब बराबर। और ऐसा जब दशरथ माझी ने सुना कि अच्छा अब सब बराबर हो गए, तो उनको लगा कि चलो देखते हैं कि जमींदार साहब जो हैं क्या अब उनको हम छू सकते हैं, क्योंकि पहले तो जमींदार साहब के हम कोसों दूर रहा करते थे। वो जमींदार साहब से मिलने गए और कौतूहलवश जाकर जमींदार साहब को उन्होंने छू दिया। अब जमींदार साहब के आसपास कई लठायत थे, उन्होंने जब दशरथ माझी को छूना शुरू किया तब माझी साहब को यह समझ में आया कि अभी छुआछूत जो है वह केवल पन्नों में है, जमीनी स्तर पर यह दिखाई नहीं देता है। एक लंबी लड़ाई यहां पर, एक लंबा संघर्ष यहां पर रहा अनटचेबल कम्युनिटी का। आज जाकर अब यह बदलाव देखने को मिलता है, खासकर अर्बन एरिया में। आपके आसपास कौन किस कम्युनिटी का है आप इतना ज्यादा वह ध्यान नहीं देते, यानी अनटचेबिलिटी अब वह आपको शहरों में नहीं दिखाई देगा, बहुत से गांवों में नहीं दिखाई देगा। बड़े लेवल पर अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, लेकिन पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं हुआ है। अभी बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन धीरे 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 वो सोशल प्रैक्टिस के रूप में खत्म होती जा रही। तो यहां पर यह समझना होगा कि इसके लिए कानून जरूर बनाया गया, लेकिन कानून से ही केवल काम नहीं बना था। 1955 के इस कानून को और इफेक्टिव बनाने के लिए 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। नाम रखा गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। 1976 में इसे कहते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। आगे चलकर यह महसूस किया गया कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ इतनी ज्यादा यहां पर वह प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के लेवल पर, और वो इतने कमजोर हैं कि वहां पर अगर इन कानून के लिए वो कोर्ट कचहरी जा भी रहे हैं तो चूंकि उन्हें गांव में रहना होता है, तो गांव में कई बार जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं वह उनके ऊपर वहां पर धमकाते हैं, मारते हैं, और इसकी वजह से उन्हें अपने केस को वापस लेना पड़ता है। तो वहां कोई जस्टिस मिल नहीं पाता है। इवन कई बार तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं और उन्हें उपेक्षित करके भेज देते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने 1989 में SC/ST एक्ट लाया, यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये जो एट्रोसिटीज एक्ट था, अत्याचार निवारण अधिनियम था, यह बहुत ही ज्यादा कठोर था। पहला तो इसने ये काम किया कि जो डिफिनीशन ऑफ एट्रोसिटीज है, वेरियस फॉर्म ऑफ एट्रोसिटीज, इसको डिफाइन किया कि अत्याचार का मतलब क्या है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ। इसमें बताया गया कि अगर किसी भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, समूह हैं, कोई नॉन SC/ST अगर उनसे बेगिंग कराता है, भिक्षावृत्ति उनसे कराता है, बेगारी उनसे कराता है, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है, चप्पल की गार्ड जो माला पहनाई जाती है वो अगर वहां पर किया जा रहा है, बाल जो है बीहेडिंग, वहां पर बाल मुड़ा जा रहा है, इस तरीके के कई एट्रोसिटीज का डिफिनीशन उनके साथ सोशल पब्लिक प्लेसेस पर उनके साथ जो है डेरोगेटिव प्रैक्टिसेस की जाती हैं। कई बार जो है अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको बहुत बेइज्जत किया जाता है, गाली गलौज उनके साथ, और यूजुअल माना जाता है कि उसका विरोध वो कैसे कर पाएगा, तो गाली गलौज ये सारी चीजें, उनकी महिलाओं के साथ बहुत ही वह गलत तरीके से बिहेव करना, ये सारी चीजों को वह SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में बोला गया है। कहा गया है कि अगर कोई भी SC/ST कम्युनिटी का व्यक्ति वह आरोप लगा केवल दे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो वहां पर पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार करेगी और उनके पास कोई एंटीसिपेटरी बेल का फैसिलिटी नहीं होगा। एंटीसिपेटरी बेल
यानी अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है कि वे जो हैं, एंटीसिपेटरी बेल तब होता है जब आप जो है कोर्ट से पहले ही क्या ले लेते हैं, जमानत। तो पुलिस आपको जो है वह वहां पर गिरफ्तार नहीं करती है या आप तुरंत छूट जाते हैं। आप जो है पहले से ही जमानत ले लेते हैं और जमानत पर आप रिलीज कर दिए जाते हैं, छूट दिए जाते हैं। अब आपका मामला कोर्ट में चलता रहेगा और आप कोर्ट जाते रहेंगे, ये तो होता है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में ये हुआ कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो अब कोई जमानत वगैरह नहीं मिलने वाली तब तक कि जब तक पुलिस का जो इनिशियल प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रारंभिक जांच है, वो पूरी नहीं हो जाती और कोर्ट तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर आपको रिलीज करने का ऑर्डर नहीं देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पुलिस के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई फिक्स डेट डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने दिनों में प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट वह सौंपेगा। ऐसे में यह मामला बड़ा लंबा चला जाता है और जो नॉन SC ST कम्युनिटी के लोग होते हैं वो कई दिनों तक जो है जेल में रहते हैं क्योंकि उनके पास एंटीसिपेटरी बेल नहीं रहता है और फिर वहां पर जाकर कोर्ट जब ऑर्डर इशू करती है तब उनको रिलीज किया जाता है। ऐसे में बहुत से लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं इस एक्ट को। आपने सुना होगा कि अभी बुंदेलखंड के किसी एक इलाके से एक व्यक्ति को लगभग 25-26 साल शायद जो है वो SC ST एक्ट 20 साल शायद कि वो 20 साल तक जो है जेल में बंद रहे SC ST एक्ट के तहत और बाद में ये बोला गया कि वो बेकसूर थे। ऐसे में ये भी डिबेट बड़े स्तर पर चलता है कि SC ST एक्ट या इस तरीके के कानून जो हैं वो बनाए गए किसी और पर्पज से, लेकिन उनका मिसयूज बहुत हो रहा है। यानी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोग जो अब थोड़े वोकल हो चुके हैं वो इसे एक ब्लैकमेलिंग टूल के रूप में देख रहे हैं। यानी अगर उनके खिलाफ वो अगर कुछ किसी के खिलाफ कर रहे हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई उनके खिलाफ करे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इसी आधार पर SC ST एक्ट को क्या कर देने की बात कर रहे हैं कि ये प्रोविजन खत्म कर देना चाहिए, ये एक्ट खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में काफी सोच समझ के लाया गया था और कानून कोई भी हो उसके दुरुपयोग जरूर होते हैं। हमें दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है या कानून को खत्म करने की जरूरत है, ये हमें विचार करने की जरूरत है। जैसे बहुत से लोगों ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अब तक जितने मामले दर्ज किए गए हैं उनमें कन्विक्शन रेट यानी कि कितने लोगों को दोषी ठहराया गया, कन्विक्शन रेट, दोष सिद्धि दर वह 25% से भी कम रहा। यानी 100 मामले अगर दर्ज किए गए तो केवल 25 लोगों को ही सजा हुई। बहुत से लोगों ने कहा इसका मतलब 75% लोग क्या थे, बेकसूर थे। यह कहना बिल्कुल गलत है। असल में 75% जो लोग थे जो कन्विक्शन जिनके ऊपर साबित नहीं हो पाया, वो इसलिए साबित नहीं हो पाया कि वो निर्दोष थे, बल्कि इसलिए साबित नहीं हो पाया क्योंकि इसके पीछे क्या वजह रही। यह देखा गया कि SC ST कम्युनिटी के लोगों को धमकाया गया कि ये केस वापस ले लो, नहीं तो फिर यहां पे रहने लायक स्थिति में नहीं रहोगे। या फिर वहां पर यह देखा गया कि SC ST कम्युनिटी के जो लोग थे, पुलिस उस तरीके का एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पाई कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ हो, तो उनको रिलीज कर दिया गया। बहुत डिले कर दिया पुलिस ने उस मामले में, उस वजह से वहां पर कन्विक्शन जो है वो फ्री कर दिया गया। तो दोष सिद्धि न हो पाने की वजह कुछ और थी। तो यहां पर पहली चीज तो यह भी समझना होगा। दूसरा, एक जनरल वे में SC ST के अगेंस्ट जो वायलेशन है, वो वायलेंस है, वो लगातार देखे जा रहे हैं। आप कुछ इंसिडेंट के आधार पर, ये जरूर है कि मिसयूज हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ इंसिडेंट हैं, वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। आपने कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले सुना होगा यूपी के सोनभद्र में, यहां पर ट्राइबल जो लोग थे, आदिवासी जहां पर रह रहे थे, वहां एक दबंग व्यक्ति पहुंचते हैं और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग वहां पर करना शुरू किया और बहुत से ट्राइबल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। केवल मामला एक जमीन पर कब्जा करने का था। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के मामले अनुसूचित जातियों जनजातियों के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के मामले जो हो रहे हैं इनको कैसे रोका जाए। तो यहां पर जरूरत है कि पुलिस प्रशासन में सुधार किया जाए कि जो प्रारंभिक जांच है वो जल्द से जल्द हो। यहां पर सुधार किया जाए कि जो रिपोर्ट तैयार किए जाएं वो फेयर तरीके से हो, किसी तरीके का पक्षपात न हो, भेदभाव न हो।
कोर्ट में इस तरीके के मामले फास्ट ट्रैक तरीके से सेटल किए जाएं, जिससे जो लोग निर्दोष हैं उनको भी ज्यादा वहां पर वह प्रॉब्लम उठानी न पड़े। और जो इसके साथ साथ अगर SC ST कम्युनिटी का व्यक्ति वह फॉल्स एलिगेशन किसी पर लगाता है, ऐसी स्थिति में जो है वहां पर भी पनिशमेंट का अपना एक क्लॉज बनाया जा सकता है। लेकिन यह तब हो पाएगा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, तब इस तरीके का इंप्रूवमेंट होगा। तो कानून को न डाइल्यूट करने की जरूरत है, न खत्म करने की जरूरत है, जरूरत सिस्टम को इंप्रूव करने की यहां ज्यादा दिखाई देती। क्लियर है? तो ये तो था आर्टिकल जो 17 है और उससे रिलेटेड जो डिबेट है। अब चलते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। अनुच्छेद 18 क्या कहता है और क्या प्रोविजन करता। आर्टिकल 18 जो कहता है उसको देखते हैं, लेकिन आज यहीं तक क्लास हम रखते हैं। ठीक है, असल में हम 2 दिन बाहर थे और हेक्टिक जो है पूरा जर्नी रहा, तो काफी थके हुए हैं। और एक ये जो वीकेंड और आएगा, एक और वीकेंड मुझे बाहर ही रहना होगा, घर पर कुछ जरूरी काम है, तो इसलिए थोड़ा सा 2 वीकेंड 3 वीकेंड से आपका जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे ही क्लास हो पा रही, जबकि पहले बात हुई थी कि हम मंडे से सैटरडे क्लास लेंगे। और क्लासेस जो हैं वो अभी लंबी लंबी इसलिए नहीं ले रहा था कि शुरुआती दौर था, तो अब जो है लंबी लंबी क्लास लेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा थके हुए हैं हम। कल से जो है क्लासेस आपकी 9 बजे ही रहेंगी, जो शेड्यूल है हम लोगों का, और कोशिश करेंगे कि कल जो है 11:30 बजे तक हम लोग पूरी क्लास लें, 2.5 घंटे की। एक बार देखें, अगर आप लोगों को वहां पर उस क्लास के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, तो धीरे धीरे हम अपनी स्पीड भी बढ़ा देंगे और वहां पर इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन ये सब टॉपिक इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि ये आपको केवल यहीं पर हेल्प नहीं करेगा, आगे जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट वो सब तो बहुत जगहों पर फैक्चुअल चीजें बहुत मिलेंगी और बहुत से कंसेप्चुअल चीजें भी हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका इस्तेमाल पॉलिटी में भी होगा, इंडियन सोसाइटी में, इकोनॉमी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पेपर 1 2 3 4 पढ़ेंगे, और निबंध ऐसे ये चीजें आपको घूम फिर के मिलनी ही मिलनी है। इसलिए थोड़ा इस पर हम लोग ज्यादा डिबेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कल से मैं थोड़ी लंबी क्लासेस लूंगा, आज के लिए यहीं पर। थैंक यू।